हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने सीजीएल 2025 में 930 रैंक अचीव की है और मुझे एएसओ सीएसएस की पोस्ट अलॉट हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2027 स्ट्रैटेजी के बारे में और किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सीजीएल 2027 में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल रह गया है। उस 1 साल को मैंने 2 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 होगा हमारा जुलाई से दिसंबर तक और फेज़ 2 होगा हमारा जनवरी से जुलाई तक, ठीक है? अब जो फेज़ 1 है उसमें हमारा स्पेशल फ़ोकस रहेगा मैथ्स के ऊपर, ठीक है? और फेज़ 1 तक हमें सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पूरी सीजीएल का। जैसे कि इसमें हमें मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश और जीएस ये चारों सब्जेक्ट हमें कंप्लीट कर लेने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, रीज़निंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इंग्लिश के और जीएस के चारों सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमें दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लेने हैं। हम अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स को फेज़ 1 में कवर ही नहीं करेंगे। अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स जैसे एलसीएम, एचसीएफ, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है ना? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब हम इनिशियली फेज़ 1 में कवर नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ रीज़निंग, इंग्लिश, जीएस में भी इस तरीके के टॉपिक्स हैं, वो हम फेज़ 1 में नहीं कवर करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सारे कोशिश करेंगे कि फेज़ 1 के एंड तक हमारे कंप्लीट हो जाएँ। अब फेज़ 2 जो कि हमारा हमारा है जैन से जुलाई तक, उसमें हमारा स्पेशल फ़ोकस होगा जीएस के ऊपर, ठीक है? और इंटेंस रिविज़न के ऊपर, क्योंकि फेज़ 1 में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे अब हमारा होगा इंटेंस रिविज़न, प्रैक्टिस और जो हमने अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स फेज़ 1 में छोड़े हुए थे, उन्हें हम फेज़ 2 में कवर करेंगे और लोअर रिटेंशन टॉपिक्स जैसे कि स्टैटिक जीके, एक बार याद करो तो भूलते ही जाओगे, याद ही नहीं होता कभी भी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसे फेज़ 2 में पढ़ना है, क्योंकि फेज़ 1 में पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल ही भूल जाएँगे फेज़ 2 तक आते-आते। इसलिए क्या करना है, हमें फेज़ 2 में पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम के पास पढ़ें तो फिर भी रिटेंशन का थोड़ा ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है? और देखो, मैंने फेज़ 2 में जीएस पे स्पेशल फ़ोकस दिया है, व्हेयरएज़ मैंने फेज़ 1 में मैथ्स पे स्पेशल फ़ोकस दिया है। ये इसलिए है क्योंकि मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स कॉन्सेप्चुअल होता है। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स कितने भी दिन पहले पढ़ लो, तो वो आपको याद रहता है आसानी से। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं है, जीएस है रटने वाली। तो अगर हम यहाँ पे स्पेशल फ़ोकस दे देते ना फेज़ 1 पे जीएस को, तो यहाँ पे होता क्या कि फेज़ 2 तक आते-आते हम पूरी जीएस भूल जाते। लेकिन ऐसा मैथ्स के केस में नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करा है, फेज़ 2 में जीएस के ऊपर स्पेशल फ़ोकस रखा है। ठीक है? अब देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में देखो, आपको बेसिक एक चीज़ करनी है, ये ध्यान में रखना है कि मैथ्स में आपको पीएचडी नहीं करनी। ठीक है? ये कैट का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे बहुत हार्ड-हार्ड क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएँगे, ये वो एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे ईज़ी टू मीडियम क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो वो हम किसी भी कोर्स से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अब कोर्स आते हैं 2 तरीके के, एक होते हैं लेंथी कोर्सेज़, एक होते हैं शॉर्टर कोर्सेज़। मैं रिकमेंड करता हूँ शॉर्टर कोर्सेज़। शॉर्टर कोर्सेज़ इसलिए क्योंकि इनमें क्या होता है, 3 से 4 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सारा फुल, सारे सब्जेक्ट, ठीक है ना? और उसके बाद लेकिन शॉर्टर कोर्सेज़ में देखो, इनका पैटर्न क्या होता है, शॉर्टर कोर्सेज़ में हमें बेसिक्स कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं, ठीक है? हमें लेसर इंपॉर्टेंट टाइप्स नहीं कराए जाते, ठीक है? जो कि हमें कवर करने होते हैं खुद पीवाईक्यूज़ से। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टर कोर्सेज़ जब हम ले लेते हैं, तो हमें पीवाईक्यूज़ की दबा के प्रैक्टिस करनी होती है पिनाकल बुक से, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। उससे क्या होता है, हमारे लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमें शॉर्टर कोर्सेज़ करने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है 3-4 महीने में, क्योंकि हमारा सारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है, बस प्रैक्टिस रहती है। ठीक है? ये जो कोर्सेज़ होते हैं, लेंथी कोर्सेज़ होते हैं, इसमें क्या होता है, मिक्स होता है। बेसिक्स कराते हैं टीचर, लेस इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे टाइप्स, हर तरीके के क्वेश्चंस कराते हैं। कैट में जो पूछे जाते हैं, बैंक में जो पूछे जाते हैं, उस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेंथी कोर्सेज़ में कराए जाते हैं। ठीक है? बट इनका नुकसान ये होता है, देखो, ये नॉर्मली क्या होता है, इसमें आपको, अगर आप 1 दिन में 2 लेक्चर देखो, ठीक है? और वो भी 2x पे देखो, तो आपका सिलेबस 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 1 दिन में 2 लेक्चर, वो भी 2x की स्पीड पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते और बहुत ही कम पेस पे चलते हो, 1 लेक्चर देखोगे वो भी 1x की स्पीड पे, तो आपको लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएगा एक ही कोर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है? तो ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है रिविज़न की, इसलिए रिविज़न की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, एंड दैट्स व्हाई दीज़ कोर्सेज़ आर अ ट्रैप फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सालों हो गए, 3-3 4-4 साल हो गए और वो अपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। उसका रीज़न है ये लेंथियर कोर्सेज़, ठीक है ना? तो इन कोर्सेज़ को करने का मैं एक मेथड बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप इन्हें भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे शॉर्टर कोर्सेज़ में अगर आपको मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एक मैथ्स मेनिया
टीचर हैं और एक और है चैनल रैंकर्स पाठशाला, ठीक है? तो मैंने फ्री क्लासेस करी थी यूट्यूब पे इन दोनों टीचर्स की, मेनली मैथ्समेनिया की करी थी और मुझे कंटेंट इनका अच्छा लगा था। फ्री यूट्यूब वीडियोज़ में इन्होंने काफ़ी कम आवर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टॉपिक्स और सिलेबस को कंप्लीट कराया था। बाकी इनके कोर्स का मुझे आइडिया नहीं है, वो भी शायद ठीक ही होगा, बट मैंने फ्री यूट्यूब वीडियोज़ से इनके किया था और वो मुझे ठीक लगा था, ठीक है? अब बात करते हैं कि लेंथियर कोर्सेज़ को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। देखो, टीचर ए है, सपोज़ देयर इज़ अ टीचर ए और वो लेंदी कोर्सेज़ कराते हैं, ठीक है? अब मैं इसमें बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया और वो लेंदी कोर्स कराते हैं, 400-500 लेक्चर हैं, तो मैं सिंपल बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हें हर चैप्टर इन टीचर से करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो चैप्टर बेसिक्स हैं, सपोज़ बेस हैं जो मैथ्स का, जैसे परसेंटेज रेशियो, और जो चैप्टर्स तुम्हें हार्ड लगते हैं, वो चैप्टर्स तुम इन टीचर्स से कवर कर लो, ठीक है? अगर तुम्हें ये लगता है कि यार मुझे इन्हीं टीचर्स से करना है और मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये चैप्टर्स बेस वाले और हार्ड टॉपिक्स तुम इन टीचर से कवर कर लो। लेकिन बाकी जो ईज़ियर टॉपिक्स हैं और जो बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं जैसे ज्योमेट्री हो गए, वो तुम क्या करो, वो छोटी-छोटी वीडियोज़ से कवर करो। किसी और टीचर से कवर कर लो जो छोटी वीडियोज़ में कवर करा देता है। तो वो क्या करो, वो तुम उनसे कवर कर लो। ठीक है? तो इसलिए क्या कर और क्या करना है, जैसे क्वेश्चन्स कराएँगे तो तुम्हें सेलेक्टिवली इनके क्वेश्चन्स करने हैं। जैसे अगर ये अदर एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स कराएँगे बैंकिंग के, कैट के, तो क्या करना है, तुम्हें इनके क्वेश्चन स्किप करने हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन्स अगर ये कराएँगे तो तुम्हें स्किप करने हैं। वेरी ओल्ड टाइप्स का ही जो एसएससी पूछता था 2015-14, उस पैटर्न के क्वेश्चन्स भी ये कराते हैं, वो भी तुम्हें स्किप करने हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स जैसे ज्योमेट्री, जिन्हें ये कराते हैं 60 से 70 लेक्चर में करा देते हैं, जिसमें तुम्हारा 1 महीना खत्म हो जाता है। तो वो वाले चैप्टर्स भी तुम्हें क्या करने हैं, फ्री वीडियोज़, छोटी वीडियोज़ उनसे कवर कर लेनी, ठीक है? और देखो, वो जो मैंने चीज़ बताई थी कि तुम ईज़ियर चैप्टर्स जो हैं, वो तुम दूसरे टीचर्स से कवर कर सकते हो या छोटे कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो किसी टीचर का लेके। जैसे कि मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, सर्कुलर रेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत ही ईज़ी चैप्टर और फॉर्मूला बेस्ड है। तो इन चैप्टर्स को तुम दूसरे टीचर्स से कर सकते हो जो कि छोटे या फिर कम आवर्स में उस चैप्टर को कंप्लीट करा दें, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब तुम बड़े कोर्सेज़ करोगे तो स्ट्रिक्ट डेडलाइन्स रखना है, बिकॉज़ अगर तुम स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं रखोगे कि मुझे इतने दिन तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर तुम ये चीज़ें नहीं रखते हो, तो होगा क्या, तुम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड देन यू आर डूम्ड। फिर तुम उस अटेम्प्ट को भूल जाना, 27 के अटेम्प्ट को भूल जाना, अगर तुम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए ना और इस ट्रैप में फँस गए लेंथियर कोर्सेज़ में, फिर तुम 27 अटेम्प्ट को भूल जाना, बिकॉज़ फिर तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें लेंथियर कोर्सेज़ के लिए करनी है, ठीक है? बाकी तुम्हारा जो मन है, जो तुम्हें लगता है, जो भी कोर्स तुम्हें फ़ॉलो करना सही लगता है, वो तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी खुद की कॉल है, ठीक है? अब देखो, मैथ्स में एक बेसिक चीज़ है दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ नो मैटर व्हाट। कोई कोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, लेंथियर कोर्सेज़ में भले ही चाहे आपको कम लगाने पड़े पीवाईक्यूज़, बट पीवाईक्यूज़ आपको लगाने पड़ेंगे, दैट इज़ मस्ट, ठीक है ना? तो पीवाईक्यूज़ आपको कहाँ से लगाने हैं? आप पिनाकल बुक से लगा सकते हो। किरण बुक, एक और बुक आती है किरण, वो बहुत ही मोटी बुक आती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करता। पिनाकल अच्छी बुक है काफ़ी, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, पिछले 3 साल के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? और क्या करना है आपको, वैरायटी क्वेश्चंस, इसके हर चैप्टर के आगे वैरायटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो करने होते हैं, ठीक है? अब मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी, तो ये तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी, मैं बताता हूँ क्यों? देखो, मैथ्स में जब तुम मैथ्स करोगे ना, एक चीज़ को ध्यान रखना कि अपने स्ट्रॉन्गर और वीकर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे मेरे लिए क्या था, मेंसुरेशन टॉपिक मुझे ठीक आता था, मुझे कभी मेंसुरेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है? ऐसे टाइम एंड वर्क है, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने उसके क्वेश्चन्स कम लगाए थे बहुत ज़्यादा, जब भले ही मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ पिछले 3 साल के क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन मैंने मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी मुझे ईज़ी लगता था, तो वो चैप्टर्स के क्वेश्चन्स मैंने कम लगाए थे। व्हेयरएज़ अलजेब्रा मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, ज्योमेट्री मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, उनके क्वेश्चन्स मैंने ज़्यादा लगाए थे। तो तुम्हें ये अपने स्ट्रॉन्गर और वीकर टॉपिक्स को भी आइडेंटिफ़ाई करके चलना है, स्ट्रॉन्गर की प्रैक्टिस कम करनी है और वीकर की ज़्यादा करनी है। तो ये एक बेस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो जिसमें आपको जो टॉपिक आपको ज़्यादा हार्ड लगता है, उसमें आप 3 की जगह 4 साल के लगा सकते हो, और जो टॉपिक आपको ईज़ी लगता है, उसमें आप 3 की जगह 1 साल के क्वेश्चन्स लगा सकते हो, ठीक है? और 3 साल के क्वेश्चन लगाने के बाद आपको लगाना है वैरायटी क्वेश्चन्स, इससे आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन्स कवर हो जाएँगे, ठीक है? कुछ बच्चों को क्या होता है कि उन्हें बुक लगानी, मतलब जो पिनाकल बुक लगानी थोड़ी-सी मुश्किल लगती है और बोरिंग लगती है, तो वो क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट रैंकिंग ऐप पे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है? वो भी अच्छे क्वालिटी के टेस्ट उसमें दिए हुए हैं, ठीक है? और देखो,
मैथ्स में आपको स्टार्ट करना है अर्थमेटिक से, बिकॉज़ इसमें अर्थमेटिक की वेटेज ज़्यादा है थोड़ी-सी, और अर्थमेटिक के चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर आप एडवांस कवर करना, ठीक है? और एक चीज़ आपको करनी है, ज्योमेट्री चैप्टर आपको लास्ट में करना है। चाहे टीचर आपको कहीं भी कराए, लेकिन ज्योमेट्री आप हमेशा लास्ट में करना, बिकॉज़ ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो इसलिए अगर आप अगर अगर बीच में करने लग गए ज्योमेट्री के, तो ऐसा हो सकता है कि आप फँस जाएँ और आपका इंटरेस्ट ही मैथ्स में खत्म हो जाए, तो ज्योमेट्री को आप लास्ट में करना, ठीक है? एक और चीज़ है, परसेंटेज और रेशियो मैथ्स का बेस है, तो इन चैप्टर्स पे आपको स्पेशल फोकस देना है। इनमें अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है ना? तो इन चैप्टर्स को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि ये अर्थमेटिक का बेस है। पूरा अर्थमेटिक इन्हीं 2 चैप्टर्स पे रिलाय करता है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, इन दोनों चैप्टर्स को। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको फेज़ 1 में स्किप करने हैं। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, बहुत कम क्वेश्चंस। देखना, जैसे आप प्री और मेंस दोगे ना, इन चैप्टर से जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊँगा, इनसे मैक्स टू मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको फेज़ 1 में करने ही नहीं है, फेज़ 2 में करने हैं सिर्फ। वो चैप्टर्स हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एलसीएम एचसीएफ, ज्योमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल, लिनियर रेस, 2D फिगर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैक्सिमा मिनिमा और शर्ट्स इंडाइसिस। 2D फिगर में वो वाले जो पत्ती वाले क्वेश्चन नहीं आते कुछ मेंसुरेशन में, वो वाले आपको ये बाद में करने हैं, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर्स आपको फेज़ 2 में करने हैं, क्योंकि अगर सपोज़ ये फेज़ 2 में भी छूट गए ना ये चैप्टर्स, जब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने की, ठीक है? अब फेज़ 1 के एंड तक, दैट इज़ दिसंबर के एंड तक आपको क्या-क्या कर लेना है? देखो, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा कर लेना है। कंप्लीट सिलेबस मतलब आपने जो भी टीचर से आप कोर्स कर रहे हैं, उनकी क्लासेस कर लेनी है, ठीक है? उनकी शीट्स को कर लेना है, शीट्स को कर लेना है 2 से 3 बार, ठीक है? और उसके बाद पिनैकल या फिर चैप्टर वाइज़ टेस्ट को 1 बार लगा लेना है। आपको इतना प्रोसेस फेज़ 1 के एंड तक, दैट इज़ दिसंबर के एंड तक, इतना प्रोसेस आपको कर लेना है। एट लीस्ट मैथ्स के लिए इतना तो आपको करना होगा, ठीक है? उसके बाद आता है रिविज़न की बात, कि हम रिविज़न किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अब रिविज़न के लिए देखो, आपको फ़ोकस करना है। देखो, जैसे कोई भी टीचर कराते हैं, वो अपनी शीट्स देते हैं। शीट्स देते हैं, तो शीट्स में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन शीट्स को कंडेंस करना है। जैसे-जैसे आप शीट्स को आगे लगाते जाएँगे, 2-3 बार लगाएँगे, तो आपको शीट्स को कंडेंस कर लेना है। उसमें क्या करना है, आपको डिफरेंट-डिफरेंट वैराइटीज़ के जो क्वेश्चन्स होंगे, उन्हें छाँट लेना है और उन्हें उन्हें मार्क कर देना है, ठीक है? और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स को मार्क कर देना है। और जब फिर आप अगली बार शीट को लगाते हैं, तो सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन्स को लगाना, ठीक है? तो जैसे शीट है, उसमें सपोज़ बहुत सारे क्वेश्चन्स दिए हैं, ठीक है? और सपोज़ ये 2 एक वैरायटी के हैं, फिर ये 2 एक वैरायटी के हैं, फिर ये 3 एक वैरायटी के हैं। तो आप हर वैरायटी में से क्या करना, इस वैरायटी में से हार्डेस्ट क्वेश्चन ढूँढ लेना, वो सपोज़ ये है। इस वैरायटी में से हार्डेस्ट क्वेश्चन ढूँढ लेना, वो सपोज़ ये है। इस वैरायटी में से हार्डेस्ट क्वेश्चन ढूँढ लेना, वो ये है। इस तरीके से आप अगली बार जब करेंगे, तो सिर्फ़ इन्हीं क्वेश्चन्स को करना। पर्टिकुलर वैरायटी के हार्डेस्ट क्वेश्चन को ही करना, ताकि आपका क्या हो जाए, रिविज़न बहुत ही ईज़ी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है? तो इस तरीके से आप रिविज़न कर सकते हैं। और एक आपको क्या करना है, स्पेस्ड प्रैक्टिस आप कर सकते हो मैथ्स के चैप्टर्स की। इसके लिए क्या करना है आपको, मैथ्स की एक आपने छोटे में खरीदी होगी ना, एक आप हम जो मैथ्स की नोटबुक आती थी इस तरीके से बॉक्सेस वाली आती थी पूरी, वो वाली एक नोटबुक खरीद लेनी है आपको, ठीक है? उनमें क्या करना है, ऊपर हेडिंग में लिखना है परसेंटेज, रेशियो, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप जितने भी चैप्टर्स उस टाइम पे कर रहे हैं, आपको सारे लिख लेने हैं। यहाँ पे डालनी है आपको डेट, सपोज़ 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, यहाँ पे आप सारी डेट डालेंगे। अब आपको क्या करना है, सपोज़ आज आपने टारगेट बना रखा है, सपोज़ कि मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के, ये आपका सपोज़ टारगेट है, ठीक है? अब आपको 50 क्वेश्चंस बाँट लेने हैं। सपोज़ आज आपने डिसाइड किया कि मैं परसेंटेज के 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ, रेशियो के 5, प्रॉफिट लॉस के 10, एसआई के 15 और टीएसडी के 10, आपने डिसाइड किया। तो अगले दिन आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ आज आपने परसेंटेज किया था और आपको लगा कि यार परसेंटेज के 10 क्वेश्चन तो मुझसे ईज़िली बन गए, परसेंटेज तो मुझे आता है। तो आप अगले दिन क्या कर लेना, परसेंटेज को स्किप कर देना, अगले दिन परसेंटेज के क्वेश्चन मत करना, किसी और चैप्टर के क्वेश्चन कर देना, ठीक है? फिर अगले दिन दोबारा परसेंटेज के क्वेश्चन कर देना, फिर एक दिन स्किप कर देना, इस तरीके से स्किप कर सकते हो आप। तो इस तरीके से देखो, हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चन हम हर चैप्टर के लगाते जा रहे हैं। हर चैप्टर हमारा कवर हो रहा है, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर रहे हैं। अगर हमें सपोज़ ये चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सीआई हमने पहले दिन करा नहीं, दूसरे दिन हमने करा, 15 क्वेश्चन लगा और हमें लगा चलो हमारा सीआई तो स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन स्किप कर देंगे, फिर दोबारा 10 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें गैप दे के, बीच में गैप दे देना है, फिर दोबारा उसके क्वेश्चन लगाने। जो चैप्टर हमें स्ट्रॉन्ग लगता है उसके हमें 5 क्वेश्चन लगा लेने हैं, जो चैप्टर हमें वीक लग रहा है उसके हमें ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेने हैं, सपोज़ 15। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अलग-अलग तरीकों से, कि किसी के 10 लगा लिए, कभी किसी के 20 लगा लिए। गैप आपको पता लगता रहेगा कि इतना-इतना मैंने गैप दिया था, ये चैप्टर इतने दिन पहले हुआ था, तो आपको पता रहेगा कब आपको उसका रिविज़न करना है। तो इस तरीके से आप रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, फेज़ 1 में आपको सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करना है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं लगाना, चाहे कोई भी टीचर
कैसा भी क्वेश्चन करा दे, उसके अलावा आपको फेज़ 1 में कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, ठीक है? और अगर आपको और क्लैरिटी और डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप वो देख सकते हैं, मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं मैथ्स के बारे में, ठीक है? अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश में देखो रीडिंग तो आपको करनी ही है। अब रीडिंग में देखो मोस्टली काफ़ी लोग कहते हैं आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं एडिटोरियल्स को सजेस्ट नहीं करता। आपको रीडिंग आपको अपने इंटरेस्ट बेस्ड करनी है। देखो रीडिंग में आपको लॉन्ग टर्म हैबिट बनानी है। कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लो, कोई भी लगा लो। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लो और उसमें जो भी आपको चीज़ें पसंद हो, सपोज़ किसी को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट का पढ़ लो, किसी को क्राइम स्टोरीज़ पसंद है, क्राइम स्टोरीज़ पढ़ लो, किसी को पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स का पढ़ो। बट पढ़ो, डेली 30 टू 45 मिनट्स कोशिश करो कि न्यूज़पेपर को पढ़ो, बट इंटरेस्ट बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि इंटरेस्ट से ही हैबिट बनती है। एडिटोरियल्स में मैं बता रहा हूँ आपको इंटरेस्ट नहीं आने का, एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा डीप में दिए होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो तुम्हें समझ ही नहीं आने के, जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बनने का। हमें फ़ोकस करना है इंटरेस्ट डेवलप करने पे, ठीक है? हम हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ऊपर-ऊपर से हेडिंग पढ़ते हैं सबकी और जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिर्फ़ उसी तरीके से आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, ठीक है? अब होगा क्या देखो, जैसे आप कंसिस्टेंटली रीडिंग करोगे ना, तो इससे आपको 3 बेनिफिट होंगे देखो। वोकैब और ग्रामर, इनका आपका लोड कम हो जाएगा। वोकैब में आप जब कोई भी बुक खोलोगे, सपोज़ ब्लैक बुक, उसमें आपको 50% वोकैब आती होंगी। जब आप इस तरीके की हैबिट डेवलप करोगे तो 50% वोकैब आपको ऑटोमैटिकली याद हो जाएँगी। ग्रामर में आपको काफ़ी रूल्स खुद ही याद हो जाएँगे, खुद ही सेंस से आप पता लगा दोगे, अच्छा ये होगा, ये होगा। तो इस वजह से आपका ओवरऑल लोड कम होगा वोकैब और ग्रामर का, ठीक है? और ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको मदद मिलेगी। जो रूल आपने पढ़ा नहीं है, सपोज़ कोई वोकैब नहीं पढ़ी, तो आपको क्या होगा, अगर हम अच्छी रीडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी उन क्वेश्चंस को कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन भी उस तरीके से डेवलप हो जाएगा, ठीक है? और खासकर अगर मैं कहूँ एडिक्विटी पैटर्न में रीडिंग मस्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है, बहुत हार्ड कॉम्प्रिहेंशन्स पूछी जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्री में और मेंस में देख सकते हैं। बहुत हार्ड कॉम्प्रिहेंशन्स पूछी गई हैं, इसलिए आपको रीडिंग तो करनी ही करनी है, वरना नहीं काम चल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रामर। देखो ग्रामर में कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई एसएससी में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं पूछी जाती या फिर उसमें एडजेक्टिव, वर्ब इन सब की डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती। तो ग्रामर में हमें फ़ोकस करना है, हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ों को ग्रामर में करेंगे, ठीक है? और ग्रामर के क्वेश्चन भी कितने आते हैं, मुश्किल से ग्रामर के मुश्किल से अगर ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जब भी 2 से 3 आते हैं, वरना ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उसमें से भी 1 तो हर कोई कर लेता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए क्यों पूरे बड़े-बड़े ग्रंथ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स करने? उसमें हम क्या कर लेंगे, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट में इसलिए आप कर सकते हो, 60 रूल्स बाय रानी मैम आता है, उसमें सारे इंपोर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। 120 रूल्स बाय निमिषा मैम है, वो आप कर सकते हैं, या फिर किसी और टीचर का, सपोज़ और भी बहुत सारे टीचर हैं, अमन सर हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं, वो भी अपने रूल्स कराते हैं, 100 रूल्स या फिर जितने भी हैं। तो ये वाला आपको कंसाइज़ रूल्स करने हैं, ठीक है? इन्हें बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इनमें भी जैसे आप रूल्स करेंगे, तो जैसे आप एकदम से इन रूल्स को खोलेंगे तो कुछ बच्चों को क्या आएगा, समझ ही नहीं आने का। क्योंकि उनके सपोज़ उन्हें यही नहीं पता नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी में खोल के एकदम से देख सकते हैं कि अच्छा नाउन ये है, तो आप वहाँ से रफ आइडिया लगा सकते हैं, जैसे तो ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप क्या करते हैं, शॉर्ट यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं। सपोज़ फर्स्ट रूल में ही टीचर ने बता दिया, नाउन के बारे में बताने लग गए और तुम्हें नाउन ही नहीं पता, तो तुम जल्दी से कोई शॉर्ट यूट्यूब वीडियो खोल के देख सकते हो नाउन की, 2-3 मिनट में, जिसमें वो डायग्राम्स के साथ समझा दें, या फिर चैट जीपीटी से भी देख सकते हो, ठीक है? और अगर आपको जैसे 60 रूल्स के मैंने डिजिटल नोट्स बना रखे हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, वो आप देख सकते हो, उससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की 60 रूल्स के लिए, ठीक है? और ग्रामर में एक चीज़ ध्यान देनी है, दैट ग्रामर में प्रैक्टिस मैटर्स मोर देन द थ्योरी। प्रैक्टिस ही सब कुछ है ग्रामर में। थ्योरी को आपको रटना नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, हैज़ के बाद ये आएगा, ये सब चीज़ें याद ही नहीं होने की। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ, जब आप क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करेंगे, उनसे ज़्यादा अच्छे से याद होगी। सो ग्रामर में आपको मेजर फ़ोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर, रट्टा नहीं लगाना। ग्रामर में रट्टा लगा ही नहीं पाओगे पहली बात तो, इसलिए रट्टा पे फ़ोकस नहीं करना। रूल्स को ऊपर-ऊपर से देखते जाओ थोड़े दिनों में, 15-20 दिनों में, वो सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है ग्रामर में प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है? अब देखो वोकैब में मैं एक चीज़ कहूँगा, वोकैब इज़ एन ओशन, बट मैं अभी वोकैब पे काम कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, वोकैब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, केक वॉक हो जाएगी वोकैब। लेकिन वो मैं कोशिश करूँगा कि 50,000 जब मेरे पास सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, जब मैं स्टार्ट करूँगा वो, ठीक है? अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो काम ही नहीं हुआ उस पे। लेकिन जब मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, देन आई विल लॉन्च इट एंड यू विल डेफिनिटली लाइक इट। 2027 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए वो वोकैब को बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी वो चीज़ आ पाए, ठीक है? तब तक आपको क्या करना है ग्रामर के लिए, देखो
फेज़ 1 में आपको क्या करना है, सिर्फ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे फ़ोकस करो, क्योंकि कुछ 2-3 हज़ार वर्ड ऐसे होते हैं, 2-3 हज़ार वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, और बाकी 15 से 16 हज़ार ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ही कम बार पूछे जाते हैं। तो हमें इन वर्ड्स पे फ़ोकस करना है जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये जो वर्ड्स हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, कि आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। ब्लैक बुक से, यूट्यूब वीडियोज़ से, किसी टीचर की यूट्यूब वीडियो से, कहीं से भी आप कवर कर सकते हो। बट स्पेशल फ़ोकस हमारा वर्ड्स पे होना चाहिए, वोकैब में, मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के ऊपर, वरना वर्ड्स तो वोकैब में इतने वर्ड्स हैं कि तुम याद ही नहीं कर सकते। ठीक है ना? और रिवीजन के लिए आप इसमें एक काम कर सकते हो, जो भी आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगे वो आप एक पॉकेट डायरी में लिख सकते हो। ठीक है? पॉकेट डायरी रखी, हमेशा अपने जेब में रख के घूमें, और जब भी तुम्हारा टाइम मिला फ्री का, तुमने देख लिया वर्ड्स खोल के कि अच्छा ये वर्ड्स हैं। ठीक है? तो आप आसानी से उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल में इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो इंग्लिश के ऊपर। ठीक है? नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग इज़ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट एंड इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग में आपको क्या करना है, देखो रीजनिंग का सिलेबस आपको 20 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग का सिलेबस, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बेसिक्स कंप्लीट कर लेना है फ्री यूट्यूब वीडियो से। इसके लिए आपको रीजनिंग के लिए कोई कोर्स नहीं लेना, बिकॉज़ कोर्स ले लोगे तो उसमें क्या कराते हैं वो, पहले तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करा देते हैं, उसमें क्या कराएँगे वो इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस भी बहुत सारे करा देते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ इसलिए मैं कहूँगा कि कोर्स को तो अवॉइड करो, ठीक है? कुछ चैप्टर्स हैं ग्रामर में, रीजनिंग में, जिसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत होगी, वो हैं सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कैलेंडर। बस ये चैप्टर्स कुछ हैं जिनके आपको थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? या फिर थोड़ी-सी डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं आपके बहुत ईज़िली छोटी वीडियोज़ से कवर हो जाएँगे। तो बाकी जो अदर चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के अलावा वो आप बहुत ही क्रिस्प वीडियो से कवर कर सकते हैं। जैसे एक एसएससी लैब चैनल है, उसमें एक मैम पढ़ाती हैं, तो मैंने अभी देखी थी, सिलेक्शन होने के बाद देखी थी मैंने उनकी वीडियो। 1-2 मैंने अभी चैनल खोल के देखा था, 10-15 मिनट की वीडियो है, उनमें उन्होंने जो ईज़ी-ईज़ी चैप्टर हैं वो कवर करा रखे हैं, तो आप उनसे देख सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनकी भी देख सकते हो। तो इनके लिए क्या करना है, जो बाकी के चैप्टर्स हैं, उनके लिए आपको बहुत छोटी-छोटी 10-15 मिनट की वीडियोज़ से आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और कुछ चैप्टर्स हैं, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, इसमें आपको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए, ठीक है? तो और वही मैंने कहा, सिलेबस मैक्स टू मैक्स 20 दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फेज़ 2 में आपको क्या करना है, ग्रामर में एनालिटिकल रीजनिंग, कैलेंडर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक, ये आपको फेज़ 2 में करने हैं। बिकॉज़ ये चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज कम है। एनालिटिकल रीजनिंग तुम भूल जाओगे, या फिर कितनी भी कर लो एनालिटिकल रीजनिंग, तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आ सकती, बिकॉज़ इनके लॉजिक्स ही डिफरेंट है। कोई टेस्ट सीरीज़ कुछ लॉजिक मानती है, कोई टेस्ट सीरीज़ कुछ लॉजिक मानती है, एग्ज़ाम कुछ और मानता है। तो इसलिए एनालिटिकल रीज़निंग आपको फेज़ 2 में करनी है। कैलेंडर बहुत ही कम पूछा जाता है फेज़ 2 में, ऑर्डर एंड रैंकिंग और क्लॉक, ये चैप्टर्स ही बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इनके चांसेस ही बहुत कम पूछे जाने के हैं, तो इसलिए इसलिए इन्हें आपको क्या करना है, फेज़ 2 में करना है। और एनालिटिकल रीज़निंग बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, इसलिए हम इसे फेज़ 2 में करेंगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है, देखो 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना, रीजनिंग का सिलेबस तुम्हारा 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक चीज़ ज़रूर करनी है, और वो है एक सेक्शनल देना ही देना है। मैंडेटरी है, इसके बिना नहीं करना कुछ भी, ये सेक्शनल तुम्हें ज़रूर देना है, ठीक है? ये काम करोगे तुम्हारी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अब देखो, जब तुम सेक्शंस दोगे तो तुम्हें पता लगेगा यार, ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये चैप्टर मेरा वीक है। इसके लिए तुम्हें वही काम करना है जो मैंने मैथ्स में बताया था। एक मैथ्स की नोटबुक ले लोगे, उसमें लिख लोगे ऊपर जो चैप्टर्स तुम्हें प्रॉब्लम करते हैं, सपोज़ सीरीज़, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये 4 चैप्टर्स तुम्हें प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बस इनके क्वेश्चंस लगाते रहो। सीरीज़ के डिसाइड कर लो कि मैं डेली 30 क्वेश्चन लगाऊँगा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के 5, फिर सिटिंग अरेंजमेंट के 5, इसके 20, और चेंज करते रहो, कभी किसी के 30 क्वेश्चन, कभी किसी के 20 क्वेश्चन। इस तरीके से इन्हें तुम पिनाकल की बुक से ये क्वेश्चंस लगा सकते हो डेली। इससे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सपोज़ 1 महीने बाद, ये चारों चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। इस तरीके से तुम्हारी रीज़निंग में जो गैप्स हैं, वो भी फिल हो जाएँगे। तो रीज़निंग में बस इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है? अब आते हैं जीएस के ऊपर। देखो, जीएस में आपको क्या करना है, फेज़ 1 में फ़ोकस करना है स्ट्रक्चर एंड बेसिक्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रीज़निंग में फेज़ 1 में जो कि मैंने बताया है, जुलाई से दिसंबर तक आप रटने के ऊपर फ़ोकस मत करना। आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करो कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में क्या है, अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करो। बहुत ही एक्सट्रीम फ़ोकस के साथ लेक्चर्स को देखो, और सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करो, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फैक्ट्स का रट्टा इस फ़ेज़ में मत मारो, क्योंकि वो अगर रट्टा मार भी लिया तो भी भूल जाओगे एग्ज़ाम तक। फैक्ट्स पे इस टाइम पे फ़ोकस मत करो, ठीक है? करंट अफेयर्स भी तुम्हें फ़ेज़ 1 में नहीं करने, ठीक है? करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा वाइड हैं, नहीं करने। लास्ट में छोटी-मोटी कंपाइलेशन से करने हैं करंट अफेयर्स,
और मैं रिकमेंड नहीं करता करंट अफेयर्स तुम काफ़ी पहले से करो बिकॉज़ करंट अफेयर्स एसएससी में काफ़ी रैंडम पूछे जाते हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर्स तुम्हें फेज़ 1 में नहीं करने, बाकी सिर्फ़ फेज़ 1 में तुम्हें डेवलप करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग, रटने वाली चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? और फेज़ 1 में तुम्हें जो रिविज़न करोगे ना, रिविज़न तुम्हें करना है स्ट्रक्चरल एक्टिव रिकॉल। कहने का मतलब ये है फेज़ 1 जैसे सपोज़ तुमने कोई लेक्चर करा, सपोज़ हड़प्पा एंड इट्स सिविलाइज़ेशन का तुमने लेक्चर करा, ठीक है? ये लेक्चर तुमने कंप्लीट कर लिया, अब क्या करना है तुम्हें? लेक्चर बंद करो, सब कुछ बंद करके एक पेपर लो, ए4 साइज़ पेपर ले लो या फिर कोई भी रफ नोटबुक ले लो अपनी, एक पेपर ले लो। उसमें सोचो कि तुमने क्या-क्या पढ़ा था। हड़प्पा में तुमने सपोज़ ये पढ़ा था कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग होती है और ये चीज़ होती है। ये सारा आपने खुद रिकॉल करके लिखना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है चैप्टर का कि ये है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है, ये आता है, ये आता है। पूरा सोच के खुद स्ट्रक्चर बना लो कि अच्छा ये था इस चैप्टर में, तो इससे क्या होगा तुम्हारा रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? कोई भी लेक्चर खत्म करने के बाद एक पेपर लो, उसके बाद उसमें रिकॉल कर लिया करो, अच्छा इसमें ये था, ये था, ये था, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा तुम्हारा हर चैप्टर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है? और जो चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स हैं वो तुम्हें तैयार हो जाएँगे। ये एक्टिविटी अगर तुम 2-3 बार कर लोगे, तो तुम्हारा क्या होगा फेज़ 2 तक तो ये चैप्टर्स तुम्हारे बहुत अच्छे से इनकी बेसिक्स तैयार हो जाएँगे, ठीक है? बाकी सोर्स क्या रखना है तुम्हें जीएस के लिए? देखो सोर्स में तुम परमार सर के लेक्चर्स हैं, बैच के लेक्चर्स हैं, वो कर सकते हो और नोट से एफआरबी नोट से रिवीजन कर सकते हो। देखो बैच के लेक्चर्स से मैं रिवीजन के लिए इसलिए नहीं कहता बिकॉज़ बैच के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं। तो तुम क्लास तो कर लो बैच से और रिवीजन कर लो तुम एफआरबी नोट से। तो ये ऐसे करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छे से आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है? ये तुम कर सकते हो। ठीक है? अब बाकी मैं भी कोशिश करूँगा जीएस मतलब 1-2 सब्जेक्ट में पढ़ा के देखूँगा 2-3 महीने बाद तुम उससे भी कवर कर सकते हो। ठीक है? बाकी क्या सीक्वेंस रहना चाहिए वो मैं बताता हूँ सब्जेक्ट का। सबसे पहले तुम स्टार्ट कर सकते हो पॉलिटी से, देन इकोनॉमी, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री। ये सीक्वेंस तुम रखोगे बिकॉज़ जैसे काफ़ी टीचर्स क्या कराते हैं ज्योग्राफी से शुरू करा देते हैं। अब ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इलॉजिकल है ज्योग्राफी से स्टार्ट करना। आपको स्टार्ट करना चाहिए पॉलिटी से। कम सिलेबस है और वेटेज बहुत ज़्यादा है। देन इकोनॉमी कम सिलेबस है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी सेम है। इस तरीके से आपको इस सीक्वेंस में जाना है। बायो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम है इसलिए हम बायो को लास्ट में कर लेंगे। फेज़ 1 के लास्ट में करेंगे बिल्कुल। और कुछ टॉपिक्स हैं जो फेज़ 1 में तुम्हें करने ही नहीं है। जैसे स्टैटिक जीके फेज़ 1 में मत करना। कर भी लिया तो तुम भूल जाओगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी मत करना क्योंकि इनकी वेटेज ही बहुत ज़्यादा कम है। अगर केमिस्ट्री, फिज़िक्स को तुम छोड़ भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में, तो इन्हें तो हम फेज़ 2 में रखेंगे और स्टैटिक जीके को फेज़ 2 में रखेंगे बिकॉज़ स्टैटिक जीके याद ही करनी बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो फेज़ 1 में मैंने जैसा बताया फ़ोकस ऑन डेवलपिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? और जब हम आएँगे फेज़ 2 पे तो फेज़ 2 में आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। अब तक आपका क्या होगा फेज़ 1 में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी हर चैप्टर की, तो फेज़ 2 में आपको क्या करना है शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जो भी फैक्ट्स हैं ना, हर चैप्टर के जैसे आपने हड़प्पा का जो स्ट्रक्चर तो पहले बना लिया होगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको पहले हो गई होगी हड़प्पा चैप्टर की। अब आपको क्या करना है फेज़ 2 में उनके जितने भी फैक्ट्स थे वो आपको एक डायरी में लिख लेना है छोटी-सी और उसे आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करना है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है? बाकी अगर आपको और डिटेल में देखनी है जीएस के बारे में जानना है तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखो कंप्यूटर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था अभी 2025 वाले एग्ज़ाम में। बट फिर भी आपको कंप्यूटर प्री के बाद ही करना है। मैं एडवाइस करूँगा प्री के बाद ही करो। उससे पहले अपने बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है? और क्योंकि अगर तुमने उससे पहले कंप्यूटर कर भी लिया ना प्री से पहले, जब भी मैं गारंटी देता हूँ कि तुम भूलोगे। तो इससे तो अच्छा है कि हम बाद में ही कर लें। तो कंप्यूटर को तुम्हें बाद में करना है।